कि बीजेपी जानबूझकर चुनाव हार सकती है, बिहार विधानसभा चुनाव। क्या आप अब भी, जब अब कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव में, आप इस बात पर कायम हैं? अगर इधर विपक्ष जीते तो बाकी राज्य में कुछ नहीं बोल सकते। मेरे ख्याल से विपक्ष चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। जनता के मन में बहुत ही आक्रोश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज़। मैं हूँ प्रीति प्रभा। हमारे साथ हैं एक ऐसे अर्थशास्त्री और राजनीतिक विश्लेषक जो बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है और उसे गंभीरता से भी लेता है। वो लगातार चुनाव के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं और चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रकला प्रभाकर। नमस्कार सर। नमस्कार। बिहार में पिछले दिनों हुए एसआईआर पर भी इन्होंने अपनी राय रखी थी और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की सीटों को लेकर बातें कही थी वो सच साबित हुई। तो ऐसे में बिहार में चुनाव है और बिहार में इस समय मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम चुनाव से जुड़े सवाल तो करेंगे ही, साथ ही इससे अलग भी देश के आर्थिक व्यवस्था पर भी हम कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे। अब मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लोकसभा चुनाव में आपने ये कहा था कि बीजेपी 270 सीट से ज़्यादा नहीं ला पाएगी, 240 तक सिमट गई। आपका आकलन सही साबित हुआ। यही वजह है कि लोग आपकी बात को गंभीरता से लेते हैं। अब आप बिहार में हैं तो बिहार चुनाव को लेकर किस तरह का अनुमान लगा रहे हैं? मेरे को ये लग रहा है कि बिहार में मैं कुछ जगह गया, ऐसी मूड क्या है जानने के लिए बस। तो मेरे को लगा कि जनता के मन में बहुत ही आक्रोश है, बहुत ही खेद है और बहुत ही एंगर है सरकार को लेकर। सरकार को बहुत लोग बदलाव आना चाहिए ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स को, दर्शकों को। मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं हिंदी में बात करना थोड़ा मेरे को दिक्कत है। बहुत सारे गलतियाँ भी हो सकते हैं। मेरी हिंदी बोलना है, मेरा हिंदी बोलना है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ मेरी हिंदी। आप जो भी बोलते हैं लोग गंभीरता से सुनते हैं। एसआईआर को लेकर हम बात करें तो एसआईआर में भी आपने ये कहा था कि एसआईआर को लेकर जिस तरह से चुनाव आयोग का रवैया है, आप लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 65 लाख ऐसे वोटर्स थे जिनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया था। तो अब क्या लगता है आपको कि उनके साथ न्याय हो रहा है? देखिए प्रीति जी, लोकतंत्र में मूल सूत्र क्या है? मूल सूत्र लोकतंत्र में ये रहा कि लोग तय करेंगे सरकार में कौन बैठेंगे। लेकिन हमारे लोकतंत्र इस दशा में पहुंची है, अभी इस स्टेज में पहुंची है कि सरकार तय कर रही है कि वोटर कौन होंगे। पहले वोटर तय करते थे सरकार में कौन होंगे, अभी सरकार तय कर रहे हैं वोटर कौन होंगे। तो एसआईआर यही का है। एसआईआर में आप जो कार्रवाई चुनाव आयोग ने किया है, इससे आपको समझ में आता है कि सरकार और चुनाव आयोग दोनों मिलके, आप वोटर होंगे, आप नहीं होंगे, आप वोटर होंगे, आप दोनों वोटर होंगे, आप दोनों तीनों वोटर नहीं होंगे, आप नागरिक है या नहीं है, वो तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है, उसका नहीं है। तो किस आधार पर चुनाव आयोग आज तय कर रहे हैं कि ये वोटर लिस्ट में रहेंगे या नहीं, वोटर लिस्ट में नहीं रहेंगे, कैसे कर रहे हैं? आप ऐसे देखेंगे तो न्याय तो हुआ नहीं। तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष को इस बात से तनाव मुक्त होकर चुनाव लड़ना चाहिए? मेरे ख्याल से विपक्ष चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। तनाव मुक्त लड़ना है या तनाव मुक्त नहीं लड़ना है वो छोड़ दीजिए, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। क्योंकि चुनाव ऐसी, आप देखिए, चुनाव ये विपक्ष एक तरफ से बोल रही है कि वोट चोरी हो रही है, बहुत लोगों का वोट कट रही है,
वो बोल रहे हैं ना। हाँ, तो उसके बावजूद आप लड़ेंगे, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप ऐसी नाराबाजी लगा रहे हैं, बस वोट चोरी हो रहे हैं। अगर वोट चोरी हो रहा है ऐसा आपको यकीन है, तो ऐसा वोट चोरी होने का ये प्रक्रिया में आप क्यों भाग ले रहे हैं? हाँ, चुनाव नहीं लड़ेंगे तो भी तो चुनाव होगा ही। होगा ही। तो उस चुनाव से जो सरकार बनेगी फिर उसका क्या असर होगा? देखिए, अगर चुनाव तो नहीं रुक सकता है। हाँ, अगर विपक्ष पूरा छोड़ दिया, बॉयकॉट किया, बॉयकॉट को क्या बोलते हैं? बहिष्कार किया, हाँ। और सिर्फ सत्तारूढ़ दल चुनाव लड़ेंगे, लोग हंसेंगे ना, लोग मानते हैं उनको। तो कोई नहीं है मैदान में, अकेला मैं हूँ, और सारे विपक्ष उसको बहिष्कार किया है, बोल रहे हैं ये अन्याय का चुनाव है, ये वोट चोरी का चुनाव है, ये वोटर लिस्ट में ही बहुत ही गलती है। द वायर को दिए गए इंटरव्यू में आपने बताया था कि बीजेपी जानबूझकर चुनाव हार सकती है, बिहार विधानसभा चुनाव। क्या आप अब भी, जब अब कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव में, आप इस बात पर कायम हैं? देखिए, मैं उसको क्यों बोला था ऐसा, एक कॉन्टेक्स्ट में बोला था। एक कॉन्टेक्स्ट ये था कि बहुत विपक्ष ने बहुत शोर मचाया कि ये पूरा रिग्ड इलेक्शन है, वोट चोरी हो गया है, बहुत लोगों का नाम कट गया है और ठीक से नहीं है, चुनाव का ये वोटर लिस्ट ठीक नहीं, ऐसे बोल रहे थे ना। तो अगर इतना बोलने के बाद तो विपक्ष ने इलेक्शन जीता, तो इसका क्या मतलब? अब बीजेपी और एनडीए क्या बोलेंगे? तो इसका मतलब है आप जीता है ना, तो इसका मतलब सब ठीक ठाक है ना? तो ऐसे बोलेंगे। तो उसके बाद क्या होगा? सारे देश में लागू होगा ये, है ना? अभी तो लागू हो रहे हैं ना, SIR पश्चिम बंगाल में हो रहे, तमिलनाडु में हो, केरला में हो रहे, गोवा में हो रहे, बहुत सारे लोग सारे राज्य में हो रहे हैं। तो अगर इधर विपक्ष जीते तो बाकी राज्य में कुछ नहीं बोल सकते। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बताया कि अगर भाजपा ने इसको थोड़ा सेक्रीफाइस किया, क्या किया, ये बहुत ही छोटी दाम है देने के लिए, पूरा देश पाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर भाजपा ये चुनाव हारेगी बिहार में और विपक्ष का गठबंधन जीतेगी, तो बाकी देश में ये छोटा एक राज्य विपक्ष को दे देंगे, विपक्ष ये पा के खामोश बैठेंगी और सारे देश में, सारे राज्य में ये कर लेंगे। जी, मैं महागठबंधन के घोषणा पत्र की बात कर रही हूँ। घोषणा पत्र में माइक्रो फाइनेंस कंपनी की वजह से जिस तरह से महिलाएं परेशान हो रही हैं, इसे लेकर लगातार महिलाएं मांग कर रही थी कि उनका कर्ज माफ़ होना चाहिए और काफ़ी परेशान है ऐसी महिलाएं। तो महागठबंधन ने इसे प्रमुखता से दिया है, इस पर वादा किया है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी पर लगाम लगाने के लिए नियामक कानून बनाए जाएंगे और उनके ब्याज को माफ़ किए जाएंगे। ब्याज मतलब इंटरेस्ट? जी, उनके इंटरेस्ट को माफ़ किए जाएंगे। लेकिन महिलाओं का डिमांड है कि हमारा कर्ज माफ़ होना चाहिए। आप एक अर्थशास्त्री हैं, क्या कर्ज माफ़ करना किसी भी सरकार के लिए आसान काम नहीं है? आसान काम तो नहीं है, लेकिन अगर करना है, मगर देखिए, ये पूरा आंकड़े हमारे सामने होने से थोड़ा ठीक से बात कर सकते हैं। देखिए, इसमें पूरा महिलाओं का कर्ज कितना है और इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है, जी, ये जानना चाहिए एक। और इंटरेस्ट माफ़ करने से उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा या कर्ज माफ़ करने से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ये भी देखना चाहिए। दोनों माफ़ करना ठीक है, लेकिन दोनों माफ़ करने के लिए इतना फिनेंशियल पावर, इतना फिनेंशियल ताकत एक राज्य सरकार के पास होगा या नहीं होगा, देखना पड़ेगा। इसका बजट क्या है, क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, ये तो कर सकते। एक दूसरा, माइक्रो फाइनेंस फर्म्स को थोड़ा इसको रेगुलेट करने का ये अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं होगा, ये केंद्र सरकार ही करना पड़ेगा। 2,
तीसरी बात ये है कि हम आंध्र प्रदेश से ये ऐसी क्राइसिस, ऐसे संक्षोभ हम देख चुके हैं 2002, 2003 इस आसपास में बहुत सारे लोग इतने इससे ज़्यादा देख चुके। उस समय एक इलेक्शन प्रॉमिस था तब विपक्ष का, ज़ीरो इंटरेस्ट कर लेंगे, इसका मतलब इंटरेस्ट पूरा निकाल देंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ महिलाओं को। देखिए, सरकार अगर चाहिए तो सरकार बहुत सारे लोग कुछ काम कर सकते हैं। अदानी जी को 30,000 से ज़्यादा दे सकती है सरकार, महिलाओं को क्यों नहीं दे सकती? दे सकते हैं ना। 30,000 करोड़ रुपया दिए हैं। तो ये आपका पूरा 60,000 करोड़ है। 60,000 करोड़ है। बिहार भर की, सिर्फ बिहार की महिलाओं के ऊपर जी। 60,000 करोड़ कर्ज जी, है। अगर जो पूरे देश का आप एक education- उद्योगपति जी। को आप 30-40 हजार करोड़ दे सकते हैं, आप एक पूरे राज्य में इतने लाखों महिलाओं को क्यों नहीं दे सकते? दे सकते। यानी केंद्र अगर- चाहे तो महिलाओं का कर्ज माफ हो सकता है। माफ हो सकता है। केंद्र के पास इतना पैसे है, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आप देखिए, ये आप बड़े बड़े कंपनियों का टैक्स आप इतना माफ़ किए हैं, 2 लाख करोड़ से ज़्यादा, लगभग 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ का टैक्स आपने ऐसी छुट्टी दे दिया, छूट दे दिया। तो 60,000 करोड़ 60 है। कुछ नहीं है। अगर आपका इम्पोर्टेंस कौन है? उद्योगपति इम्पोर्टेंट है, एक कंपनी इम्पोर्टेंट है, नहीं आपका जनता इम्पोर्टेंट है? कौन इम्पोर्टेंट? आप तय करना पड़ेगा। आप कहते हैं कि नेहरूवादी समाजवादी विचारधारा की आलोचना करने के बजाय बीजेपी को राव सिंह मॉडल अपनाना चाहिए। राव सिंह मॉडल तो 1991 से 1996 तक का था, अभी 2025 है। आप खुद ही महंगाई की बात कर रहे हैं, क्या वो मॉडल अभी काम आ सकता है? जी, आ सकता है। किया क्या है राव सिंह मॉडल का? जिस लोगों को नुकसान हो रहा है तो उसको थोड़ा मदद दिया है। आज क्या मदद दे रहे हैं? रोजगार का कुछ मदद है? नहीं। महंगाई मदद है? नहीं। शिक्षा में मदद है? नहीं। और किसान का मदद है? नहीं। तो ऐसी मॉडल आप अपनाइए कि आपको जो रिफॉर्म लाना है, तो आप जो रिफॉर्म लाने से जिन लोगों को कुछ नुकसान होगा उनको थोड़ा आप मदद कीजिए। वही मॉडल है मेरा। मैं मॉडल जिक्र कर रहा हूँ, राव सिंह मॉडल, यही मॉडल था। तो ये करने में दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आपका प्रायोरिटीज़ अलग है। आपका प्रायोरिटी रोज़गार देना नहीं, आपका प्रायोरिटी महंगाई कम करना नहीं, आपका प्रायोरिटी किसानों का फ़ायदा करने का नहीं। तो इसलिए इतना संक्षोभ, इतना क्राइसिस हमारे इकोनॉमी में आ गया है। आखिरी सवाल अब बिहार से मैं पूछना चाहूँगी कि बिहार में आप गए, लोगों से बातचीत की, उनसे मिले, आपको क्या लगता है कौन सी समस्या है जिस पर सरकार को काम करने की बहुत ही ज़रूरत है? मैं जहाँ तक देखा हूँ तो मेरे को लगा कि लोगों के पास तो आमदनी होना चाहिए, उनको इनकम्स चाहिए। इसका मतलब ये है कि उन लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। वो लोग कुछ व्यापार करने के लिए या कुछ उद्योग लगाने के लिए, छोटा छोटा उद्योग लगाने के लिए, कुछ छोटा छोटा व्यापार, कुछ छोटा छोटा काम करने के लिए कुछ तो क्रेडिट फैसिलिटी होना चाहिए। तो बेरोज़गार हटाना है, आमदनी देना है, तो कुछ काम देना है, काम करने के लिए एक सुविधा, एक फैसिलिटी करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा मेरे को लगा है, क्योंकि मैं देखा बहुत लोग, बहुत युवाओं ऐसी बिना काम इधर उधर घूम रहे हैं। प्रभाकर जी, आपने अपनी व्यस्तता में भी हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
ये थे मेरे साथ देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और अर्थशास्त्री प्रकला प्रभाकर। हमने इनसे जानने की कोशिश की कि बिहार चुनाव को लेकर क्या राय रखते हैं, इनकी क्या राय है, इन्होंने हमें बताया। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करना ना भूलें। शुक्रिया।